इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के nth टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और उसका हम लोगों को एक फार्मूला मिला था कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से nth टर्म को निकालने का तरीका सीखते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल कैसे हम लोग nth टर्म को निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज के क्लास का, आज के वीडियो का, जैसे फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है, 2,7,12 डैश 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 डैश। तो इस एपी का ये हाइपन दिया गया था, बहुत सारे बच्चे को माइनस समझ में आएगा, चलिए इसलिए एरो बना दिया। तो कह रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 10th टर्म बताना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 10th टर्म को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशंस, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सीक्वेंस कहेंगे। क्यों सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस को क्यों कहेंगे, तो देखिए जब हम कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, ऐसे तो क्वेश्चन ही कर रहा है, जब हम कॉमन डिफरेंस निकालें a2 माइनस a1 करते हैं तो हमको आ रहा है 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। या कोई बच्चा ये कह दे a3 माइनस a2, तो फिर कॉमन डिफरेंस आ रहा है 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो अब बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपके आपके एनसीईआरटी में, आपके आरएसएल बुक में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ, जो भी सीक्वेंस दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ये चेक करने की आवश्यकता बार बार नहीं है। लेकिन पहले क्वेश्चंस की मदद से हम आपको चेक करके बता दिए। इसी को कॉमन डिफरेंस डी कहेंगे। डी बराबर हमको दिया हुआ है कितना, तो डी बराबर दिया हुआ है 5। जब कॉमन डिफरेंस हमको 5 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ है 2। तो हम लोग जानते हैं वी नाउ दैट nth term of an AP is equal to a plus n minus 1 into d। a मतलब फर्स्ट टर्म, दिस इज गिवन, और n इट्स गिवन दैट, बोल रहा है कितना टर्म निकालने के लिए, 10th टर्म। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा 10th टर्म। तो यही हमारा है n बराबर कितना है 10th। तो n के जगह रखेंगे 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो डी है 5। तो 2 प्लस ना 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 इंटू 5, 9 पचे 45, 45 प्लस 2 47। ये हो गया मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं एक छोटे से प्रश्न के माध्यम से मैं आप सभी को यह प्रश्न समझाने में सफल रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 लेते हैं और 2 को समझने का और बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर्स का क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश रहेगा कि कम क्वेश्चंस के मदद से, अच्छे क्वेश्चंस को मदद से आपको सब चीज सॉल्व कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप आपसे पूछा है विच टर्म ऑफ द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे हमको दिया हुआ है एपी 21, 18, 15 डैश डैश डैश, कह रहा है ईच इज -81। क्या इसी प्रकार कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा 21, 18, 15 और जाकर के वो -81 में जाके रुकेगा? फिर हमसे पूछा है कि एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, एनी टर्म 0, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई टर्म 0 हो?
ठीक है, तो चलिए हमारे पास दो सवाल, एक ही सवाल के अंतर्गत दो सवाल, इन सवालों को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस दिया हुआ है 21, उसके बाद 18, उसके बाद 15, और हम लोगों से पूछा गया है कि इसी तरह चलता रहेगा। तो क्या कोई ऐसा जगह पर होगा कि वो -81 पर रुकेगा? तो हम लोग मान लेंगे कि लेट लेट nth टर्म इज इक्वल टू -80। मान लिए कि भैया कहीं पर nth टर्म होगा, nth टर्म होगा, an टर्म होगा -81, लेट कर लिए। दैट्स मीन हम लोगों को पता है कि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां सर a कितना है? तो a है 21, उसके बाद कॉमन डिफरेंस d कितना है? तो d है a2 माइनस a1, दैट्स मीन 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। तो nth टर्म हमको दिया हुआ है, लेट हम कर लिए कि ये मान लिए, ये जैसे अभी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ये वाला टॉपिक हम लोग क्या किए, ये वाला टॉपिक हम लोग मान लिए। ठीक है, ये हम लोग मान लिए कि माने कि किसी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का nth टर्म है an इज इक्वल टू -81। ए हमको क्वेश्चन में ही गिवन है और डी हम लोग निकाल लिए, फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग बारीकी से इन सभी चीजों को इस क्वेश्चंस में डालते हैं। ठीक है, चलिए ए एन टर्म कितना हमारे पास है? -81। ए कितना है हमारे पास? फर्स्ट टर्म इज 21, प्लस एन कितना है पता नहीं, -1 इंटू डी। हम लोगों ने तो यही माना कि nth टर्म कुछ होगा -81, एन हमको पता नहीं। इस एपी का एक नंबर पे ये है, दूसरा पे ये है, तीसरा पे है, तो कितना नंबर पर -81 है ये पता ही नहीं, जानकारी नहीं, इसलिए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर हम लोगों ने देखा -3। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों के पास -81 है इज इक्वल टू, यहां पर यदि हम मल्टीप्लाई करें 21 प्लस, ये बहुत सारे बच्चे को दिक्कत होता है, लेकिन इस हम पहले ही बता दिए, 0 टू हीरो आपको बनाने का प्रयास है वीडियो के मकसद से। ये -3 को इससे भी मल्टीप्लाई, ये -3 को इससे भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -3 इंटू एन, -3n, माइनस और माइनस +3। उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो -81 रहेगा, 21 और 3 हो जाएगा जुड़ के 24, प्लस प्लस और माइनस -3। उसके बाद यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो -81 माइनस +24 इधर आएगा तो -24 इक्वल टू -3 है, और -81 और -24 यदि आप ध्यान से देखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5, 8 और 2 10, यानी -105 इज इक्वल टू -3 है इंटू -3, -3 डिवाइड में जाएगा, n बराबर -105 बट्टा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 का टेबल से 105 कट जाएगा, 3 का टेबल से 105 कटेगा 35 बार, 35, क्योंकि n एक होल नंबर आया। होल नंबर करने का मतलब पूरी नंबर आया। यदि n, इफ, यहाँ पर एक समझाने का आपको प्रयास करते हैं, यदि कभी भी आप मैथ्स बनाओ और n यदि ऐसा, इफ n बराबर -2 आए, -3 आए, या फ्रैक्शंस में -2/3 या +2/3, ऐसा कभी n आए, तो आप आंख मूंद करके यह सब आंसर दे सकते हो, इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज n मतलब नंबर, और n कभी भी नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता है।
यदि नेगेटिव आ रहा है दैट्स मीन आप गलत हो। यदि फ्रैक्शंस में आ रहा है, कभी आप सोचो कि 1 1/2 नहीं, तो नहीं, यदि फ्रैक्शंस में आए तो गलत है, और यदि इस तरीके से नेगेटिव नंबर आए तो गलत है। इसको एक नोट बना करके आप लोग नोट बना करके लिख सकते हो। ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये एक नोट बना के दिमाग में घुसा लेना। यही इसी सवाल में, यदि इसी सवाल में हम लोगों का ये आता कि n बराबर 35 ना करके n बराबर -35 आता, तो हम डायरेक्ट करते हैं इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि -81 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म हो। लेकिन क्योंकि n आया है पॉजिटिव नंबर और वो भी होल वैल्यू एकदम पूरी तरीका से, तो हम 100% करेंगे कि n बराबर 35 पॉसिबल है, और ये n बराबर 35 पॉसिबल और -81 इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 35वां नंबर टर्म आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि ऑल्सो इज, ठीक है, ऑल्सो इज एनी इन टर्म ऑफ जीरो। क्या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसका कोई टर्म जीरो भी हो सकता है क्या? तो हम मानते हैं, सेम क्वेश्चन है, आइए हम लोग मानते हैं लेट nth टर्म इज इक्वल टू जीरो। हम लोग nth टर्म को जीरो मान दिए। तो हम लोग जब nth टर्म को जीरो मान दिए, हम लोग के पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक सीरीज है 21, उसके बाद हम लोग के पास है 18, फिर है 15 और फिर डैश 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 डैश। हम लोग मान लीजिए nवां टर्म को जीरो होगा, तो हम लोग के पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nवां टर्म कितना है? जीरो है। nवां टर्म जीरो है। ये कितना है? फर्स्ट टर्म। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टर्म देखा, कितना देखा फर्स्ट टर्म? तो हम लोग को अभी दिखा था फर्स्ट टर्म 21 है, तो हम लोग यहाँ पे 21 रख सकते हैं, प्लस n हमको यही तो नहीं पता है -1, और डी कॉमन डिफरेंस कितना पता है? तो कॉमन डिफरेंस हम लोग तुरंत निकाले थे -3, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो कि घट रहा है, -3। किसी को हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। 0 21 इसको सॉल्व करेंगे -3 इंटू एन। अभी ऊपर हम लोगों ने सॉल्व करके आपको बताया था -3 सब दोनों से मल्टीप्लाई कैसे होता है। तो -3 यहाँ हो गया -3 इंटू एन, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों का आएगा 21 प्लस 3 24, -24 इज इक्वल टू -3n, और n बराबर हम लोग के पास आ गया -24 बट्टा -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 24 कट गया, तो n बराबर हम लोग के पास आ गया 8। क्योंकि आप देख रहे हैं, हमने जैसा आपको ऊपर बताया था, यदि ऐसा होगा तो हम कहेंगे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर भी आ रहा है पूर्ण तरीके से एकदम फुल वैल्यू, तो 100% n बराबर 8 आया, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज है। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का इस एपी का 8वां नंबर टर्म एक्चुअल में क्या होगा? तो 8वां नंबर टर्म एक्चुअल में होगा 0। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों सवाल आपको एकदम बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, और कुछ और क्वेश्चंस के मदद से अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के टर्म्स को समझते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर, मैं लिखता हूं, आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 5, whose third term is 5, and the seventh term is 9, कह रहा है डिटरमाइन द AP whose third term is 5, इसका तीसरा टर्म जो है वो है 5 और सातवां टर्म है जो है 9। तो बताओ भैया वो AP, डिटरमाइन द AP, वो AP क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं बातों को किस प्रकार से क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसके पहले के वीडियो को यदि आप देखे हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि ए थर्ड टर्म को लिखने का तरीका है a + 2d। सर वाई सर?
तो हम आपको बाकायदा समझाए थे कि यदि टर्म तीसरा है तो डी का कोएफिशिएंट 1 कम होगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू ए प्लस टू डी का वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज 5, यानी ए प्लस टू डी का वैल्यू दिया हुआ 5, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड द सेवन टर्म इज 9, एंड द सेवन टर्म को लिखने का तरीका ए प्लस 6d, और इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो इक्वल टू दिया हुआ 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन दिया है कि भैया एपी बताओ, तो एपी तब निकलेगा जब हमारे पास ए हो, यानी फर्स्ट टर्म हो, ठीक है। व्हेन वी फाइंड एपी, हम यहाँ साइड में लिख देते हैं, वी फाइंड एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन, जब व्हेन वी फाउंड ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। भैया हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब फाइंड आउट कर सकते हैं, वी फाउंड एपी व्हेन वी फाउंड ए एंड डी, कॉमन डिफरेंस डी, जब हमारे पास ए और जब हमारे पास डी मौजूद हो। यदि ए और डी मौजूद ही नहीं होगा तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो चलिए अब हम लोगों के पर दिमाग में यही रखना है कि कैसे हम लोग ए और कैसे हम लोग डी निकालें। तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन बच्चों जो बच्चे चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़े हैं, उन बच्चों के लिए मैं ये पूरी तरीका से लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो नहीं पढ़े हैं उनके मैं पूरी तरीका से प्रयास करूंगा इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है, तो आइए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, आइए आप लोग देखिए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5, फिर है ए प्लस 6d इक्वल टू 9। तो इलिमिनेशन मेथड क्या बताता है, इलिमिनेशन मेथड बताता है कि इस दोनों इक्वेशन में यदि हमारे पास इसके आगे सेम साइन हो, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और ये हमारे पास इक्वेशन 2, लेट सपोज, क्योंकि ए बराबर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी है यहाँ पे भी ए है, ए बराबर है, यदि दोनों टर्म बराबर है, ए बराबर है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे या तो 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों में से कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज। तो हम करेंगे वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। भैया हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास a प्लस 6d इक्वल टू 9, इक्वेशन 1 a प्लस 2d इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है नीचे का साइन, नीचे जो हमारे पास है नीचे का मतलब ये जो है इसका साइन चेंज, यदि इसके आगे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गया, 6d में 2d जाएगा तो 4d बचेगा, और 9 में 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो अब आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास आ गया 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू हो जाएगा 4/4 कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू हमारे पास हो गया 1। तो हम लोग इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए, यानी d बराबर हम लोग के पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो जैसे ही हमारे पास d इक्वल टू 1 आया या हुआ, वैसे ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और d का मान यहाँ पर लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, कहीं पे भी रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने पर, तो हमारे पास ज़्यादातर प्रयास कीजिएगा छोटा इक्वेशन में रखने पर, बांस को झाड़ में रहने दीजिए, अपने पिछवाड़ा में लाके रखने से कोई फायदा नहीं है, दर्द आपको होगा, तकलीफ आपको होगा, समस्याएं आपको होगी, एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं। तो कृपया करके बांस को झाड़ में रहने दें, छोटा इक्वेशन उठाएं, उसमें सब चीज उसमें पुट करें, सब्स्टिट्यूट्स करें और अपना आंसर निकाल के आगे बढ़ जाए। तो a प्लस 2d इक्वल टू 5, d का वैल्यू कितना, a रहने दीजिए,
2 इंटू डी, डी का मतलब 1 इक्वल टू 5। तो ए प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 5। ए इज इक्वल टू उधर जाएगा तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो हम इस प्रकार से ए और डी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास ए 3 आ गया और डी हमारे पास 1 आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को कहा गया था क्वेश्चन में कि भैया एपी डिटरमाइन करके बताइए, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग ऐसे इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, जब हमारे पास ए पता है, ए बराबर 1 और डी पता है, डी बराबर हम लोगों ने निकाला, सॉरी फॉर दैट, ए बराबर 3, ए बराबर 3 एंड डी बराबर 1। तब हम लोग एपी कैसे निकालते हैं? तो ये एपी के लिए हम लोग सबसे पहले ए निकालेंगे, ए बराबर 3। ए2 निकालने के लिए हम लोगों ने बताया था, हमको आपको बताए थे ए प्लस डी यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। ए3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस 2d इक्वल टू ए का मतलब 3, 2 इंटू डी का वैल्यू 1 इक्वल टू 5। ए4 बराबर कितना, तो ए प्लस 3d इक्वल टू ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ डी यानी 1, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। देन AP इज इक्वल टू 3, 4, 5 एंड 6। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो AP है ये नेचुरल नंबर का AP है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम जरा सा समझाने का प्रयास करते हैं, स्क्रीन थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि आपको एकदम समझ में आ जाए। एक जगह पर देखिए, ये हमारे पास था क्वेश्चन। कहा गया डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। वह एपी हम लोग को बताना है जिसका तीसरा टर्म 5 है और चौथा टर्म, सातवां टर्म 9 है, ठीक है। तो हमारे पास एक एपी दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं कि थर्ड टर्म को लिखने का तरीका है a प्लस 2d। तो इस प्रकार से हम लोग थर्ड टर्म को लिख दिए, ठीक है। हम लोग थर्ड टर्म को लिखें, हम लोगों ने थर्ड टर्म को लिख लिया। कैसे लिखा हम लोग थर्ड टर्म को, तो डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवन टर्म इज 9। तो a3 बराबर a प्लस 2d इक्वल टू 5, a7 बराबर a प्लस 6d इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास दो इक्वेशन है। उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर वहां से d का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, और जब d का वैल्यू फाइंड आउट हुआ तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोगों ने वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1 पे किया, ए बराबर हम लोग के पास वैल्यू आ गया। तो ऐसे वैल्यू हम लोग के पास आया तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ए है, हमारे पास डी है। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह तीन का तीनों सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिस वजह से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में ही समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी क्वेश्चंस के मदद से हम लोग आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। परीक्षा हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षा हेल्प चैनल में विजिट करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।